और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इस्लाम ही वाहिद एक इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें कुरान में, चाहे अब वो नहीं है लेकिन उन्होंने बोला था, कुरान में साइंटिफिकली देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, ये इतना कंप्लीट मजहब है कि दुनिया की और कोई किताब और कोई मजहब इतना कंप्लीट नहीं है। इसमें जो है खाना खाने के तरीके से लेके जिंदगी का हर, मतलब देखे बोले कि देखिए, इस्लाम में 3 उंगलियों और अंगूठे को ऐसे करके 3 उंगलियों से निवाला लेके खाना है। और साइंस ने प्रूफ किया है कि आदमी के गले की नाली उतना ही एक्सेप्ट करती है जितना 3 उंगलियों के बीच में आता है। तो आप सोचो कि उस टाइम हमारे रसूलुल्लाह को कैसे पता था कि भाई 3 उंगलियों के बीच में उतना ही खाना आता है जितना जो है गला हमारा की नाली एक्सेप्ट करती है। तो ये इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें खाने का तरीका, कैसे बैठना, बोले घुटना ऐसे पेट को दबाना, घुटने से पेट को दबाना, तो इससे जो है 25% पेट खाली रहता है। तो 50% खाना खाना है, 25% पानी पीना है, और घुटने से अगर अपने पेट को दबा के ऐसा बैठोगे तो 25% पेट खाली रहेगा, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बोले कि खाना खाने की तरीके से लेके अपनी बीवी के साथ रिलेशन, हम बिस्तरी तरीका, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिश्ता, हर चीज का जिक्र है। ये कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। तो तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना कंप्लीट मजहब, और उसको जो है तुम उससे कैसे दूर रह सकते हो। और दूसरी बात के जन्नत और दोजख का फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद पाठ, पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप खुद समझते हैं कि ये बातें जो हैं उन्होंने पूरी काफी चीजें बताई थी कि ये कंप्लीट है, ये कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूं। तो मेन मेन चीजें जो है मैं वो जिक्र कर रहा हूं। तो उन्होंने कुरान से हटके मुझे पता चला कि ये बातें उन्होंने खुद ही बनाई, ये मतलब बातें है नहीं है, ये 3 उंगलियों वाला ये वो मुझे मिला तो नहीं कहीं, पता नहीं आपको शायद पता हो कि ये तबलीगियों में तो ज्यादा, ये जो 3 उंगली से खाना है, ये सब तबलीगियों में ज्यादा ये सब चलता है। मतलब प्रोफेसर साहब बोलना ये चाह रहे थे कि भाई जो 5 उंगली से खाता है उनका खाना हलक से उतरता ही नहीं है क्योंकि जी हलक जी का साइज जो है वो 3 उंगली के बराबर है यार, इतना इतना मोटा साइज है। तो वो 5 उंगली वालों का खाना तो फिर हजम ही नहीं होता होगा। तो हम तो जमाने से 5 उंगली अरे से खा बिल्कुल रहे हैं यार, यार, हमारे हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भाई मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है आज कि मैं तो चम्मच से खाता था, मेरा तो लेना देना ही नहीं था 3 उंगलियों से। चम्मच वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा क्यों नहीं उनसे कि चम्मच के साइज से क्या बोलोगे आप। मैं मुस्लिम होने के बाद जब घर गया तो डाइनिंग टेबल पे सब घर वाले बैठे हुए थे, मैंने हाथ से खाना शुरू किया, मेरे ताया बोले उठ प्लेट ले चलो वहां दरवाजे के बाहर नीचे बैठो जाके। तो अच्छा, उन्होंने हमारे ये पास तो बताया था, उन्होंने आपको ये बताया कि बीवी के साथ कैसे रहना है, कैसे संबंध बनाना है, ये सब बताया। उन्होंने ये बताया था कि बीवी के साथ जब आप हमबिस्तरी करने के लिए जाओ और अगर आप दुआ ना पढ़ो तो उसमें इस तरीके की बात आती है ना कि शैतान दखल करता है अंदर। शैतान शैतान तो शैतान दखल ये करता बात है। नहीं बताई थी तो उन्होंने। ये बात पूरी मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा वल्गर हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी सब बातों के साथ ये बताया कि देखो कोई मजहब कितना इतना डीप कैसे जा सकता है कि आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं और उनके हाँ, साथ आपने किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उसकी क्या हदें हैं, मतलब चादर रखनी है, लाइट कितनी होनी चाहिए, और कहाँ तक आपको इजाजत है, आप क्या कर सकते हो, कितना कितना आप जिस्म को अपना नंगा कर सकते हो, ये सारी बातें बताई कि इतना डीप क्या कोई मजहब तुम्हें बता सकता है। या तुम बाप बताओ रे। कि तुमने किसी मजहब में पढ़ा है। और इसकी वो बोले कि हर चीज के लिए दुआ होती है। आप हाँ। टॉयलेट जाओगे तो बाहर खड़े, मुझे दुआएं याद तो नहीं हुई पर मैं हिंदी में बोल लेता था, मतलब उन्होंने कहा चलो तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम हिंदी में ये इसको हिंदी में बोल लिया करो। ठीक है। तो तभी मेरा शादी वादी की तरफ तो कुछ था ही नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे करना। ओ बाप रे बाप, कितना डीप तो, जाना है, तो यहाँ तक सब बताया। और मतलब इतना डीप चला गया कि भाई हम मिस्त्री करने से पहले भी अल्लाह को याद करो।
ताकि हम जी, बिस्तरी का अल्लाह पूरा को मजा ही याद खराब हो करो। जाओ। जी, जी, जी। हम बिस्तरी का पूरा तो मजा ही खराब हो जाए यार। यार जब आदमी हम बिस्तरी करने जाता है तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो पार्टनर के साथ उसका पूरा अटेंशन होता है। वहां पे अल्लाह को क्यों याद करे यार? मोमिनो थोड़ा समझो यार, क्यों? यार मैं तो साहिल भाई अब सोचता हूँ कि अगर सामने से बीवी भी दो हदीस सुनाए तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देवी बोल के मतलब सो जाऊंगा, मतलब दो हदीस अगर वो भी सुनाती है तब अजीब क्या है होगा। यार, सही में। जी, फिर आपको ये तो सब बातें तो उन्होंने बताई, हाँ फिर क्या हुआ? ये सब बातें बताई और दिल पे लगती गई। उसके हम्म। बाद एक बुक ला के दी उन्होंने, जुम्मा के खुतबे। हम्म। उसमें जो है किस्से थे, जैसे मैं एक किस्सा जिक्र कर देता हूँ। जन्नत और दोजख में जाने का जिक्र था, और उसमें जैसे कि भाई नीयत पे उन्होंने बोला कि इस्लाम टोटली नीयत पे डिपेंड है। आपकी नीयत हम्म। क्या है वो देखता है अल्लाह, आपके प्रैक्टिकल हैंड क्या कर रहे हैं वो नहीं। इसमें उन्होंने बोला कि देखो, एक आदमी, दो आदमी हैं, दो आदमी रास्ते में नलका खुद बनवाते हैं, नलका लगवाते हैं। एक आदमी की सोच ये है कि मैंने नलका लगवाया है, मेरी बहुत बल्ले बल्ले होगी, मेरी दुनिया में मतलब लोग बड़ी वो करेंगे। तो बोले देखो, दूसरा आदमी है वो बोलता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए लगाया है, अल्लाह के बंदे पानी पिएंगे। तो बोले देखो, दो लोग हैं, एक आदमी जो ये बोल रहा है, उस दोनों के नलके का पानी सेम है, दोनों के नलके के पानी से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो दुनिया की वाहवाही के लिए कर रहा है, तो उसकी नीयत देखो, किया उसने, सब खर्चा किया बराबर, लेकिन उसकी नीयत की वजह से उसको जो मिलेगी बस वाहवाही मिलेगी, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो है, हम्म। जो दूसरा है अल्लाह की रजा के लिए जो कर रहा है, तो उसको जो है जन्नत मिलेगी। तो देखो कितना इजी है इस्लाम में कि हमें जो है आखिर की जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसमें जाने के लिए नीयत ठीक होनी चाहिए। आपके हैंड प्रैक्टिस क्या हो रही है वो मायने नहीं रखता, आपने जो काम किया उसमें आपकी नीयत क्या थी। और आप जो है बोले कि अगर सिर्फ इतना आसान है इस्लाम के किसी अच्छा काम करने की नीयत भी कर लेते हो तो सवाब लिखा जाता है। आपके इधर दो फरिश्ते हैं राइट लेफ्ट पे, वो लिख देते हैं। और गुनाह हम्म। तब तक नहीं लिखा जाता जब तक आप कर नहीं देते। आप सोच लो कुछ नहीं, गुनाह में मतलब इतनी छूट दी गई है कि जब तक आप कर नहीं देते तब तक गुनाह आपका नहीं लिखा जाता, लेकिन आपका अच्छा काम जो है वो सवाब तभी लिख दिया जाता है जब आप नियत करते हो। ये हम्म। बातें बहुत सारी थी जितनी मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है, तो ये चीजें यार बहुत इम्प्रेस कर गई। और मैं हम्म। सोचने लगा कि हाँ, और वाकई पहले एक तो दूसरे मजहबों के बारे में पता नहीं था, और उन्होंने हर बात में दूसरे मजहब को वो किया। आज जो मुझे लगता है कि एक वो चाहिए ना, वो एक बैसाखी चाहिए वाला मामला जो आप बोलते हो, आपसे ही सीखा है मैंने कि बैसाखी चाहिए आपको। तो वो हम्म। कंपैरिजन जो है वो बहुत मार खा गया उसमें मैं, क्योंकि उनको दूसरे मजहबों का पता था तो वो दूसरे मजहबों की बात बताते थे और मैं उन्हीं पे भरोसा करता था क्योंकि मुझे नहीं पता था। अच्छा, फिर एक प्रोफेसर है, रिलेशन इतना फ्रेंडली है, मैं उनकी बात, मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया देखो समीर, तुमसे मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मेरे को सिर्फ एक फिक्र है कि तुम दोजख की आग में ना जलो, मेरे पास हो तुम। तो मेरी फिक्र ये है कि तुम जो है जन्नत, तो तुम अच्छे इंसान हो, जन्नत में जाओगे, और तुम जो है दोजख की आग से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही ये एक मतलब मोटिव है, तो इसलिए हम्म। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ चीजें। खैर, ये चीजें जो है लगभग 1 साल ये चीजें चली। मैं इस दौरान घर भी गया, मैं मम्मी से भी डिस्कस किया ये चीजें। मेरे मम्मी काफी एजुकेटेड है। मेरे मेरे नाना जो हैं, उनके मतलब मेरे मामा 4 बेटे हैं, मेरे नाना के 4 बेटे हैं। मेरे मामा 47 में पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए और वो पाकिस्तान में मतलब ब्रिटिश आर्मी में थे, सूबेदार थे। और उनकी 47 के दंगों में उनकी सारी फैमिली कत्ल कर दी गई थी, और वो और उनकी 2 बहनें बच के सिर्फ जो है इंडिया पहुंचे, जो 47 का फसाद हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। तो उनके जो 4 बेटे हैं उनमें से 3 आर्मी में हैं, एक नेवी में है, बॉम्बे ही होते हैं, खारगर में, और बाकी 2 जो है इन्फेंट्री में हैं और एक जमीन संभालते हैं। तो मेरे मम्मी उस आर्मी फैमिली से हैं, तो वो काफी एजुकेटेड हैं। पापा उतने नहीं है, पापा आर्मी में हैं, लेकिन
अब मैं एक चीज और बता दूं कि मेरे पापा का डेथ जो है वो 2017 में हो चुकी है, और मेरे मम्मी की बहुत अर्ली 2002 में ही, मैं छोटा ही था तब डेथ हो गई थी। छोटा क्या मतलब, मैं उस टाइम पे आप देखिए कि 21 ईयर का था। अच्छा। तो बहुत जल्दी जो है वालदैन चले गए। शायद वालदैन होते, पेरेंट्स होते तो शायद कुछ, मम्मी होते तो शायद फिर भी कुछ बचने के चांसेस थे, क्योंकि वो फिलॉसफी में काफी। तो मेरे मम्मी ने एक बड़ी, मतलब एक एक एग्जाम्पल दी। खैर जी उसका मैं जिक्र बाद में करता हूँ, वो अभी सही नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है ना, एक साल ये बातें चलती रही, और प्रोफेसर साहब ने एक दिन मुझे एक किस्सा सुनाया। वो बोले कि भाई एक चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, बड़ा फिलॉसफी में उनका इंटरेस्ट था। वो जो है जा रहे तो सड़क के एक साइड से खरगोश निकला। एंड सेंटर में आने के बाद वो खरगोश कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, राइट लेफ्ट होते हुए गार के नीचे आके मर गया। तो उन्होंने कार रुकवा ली, सीएम साहब ने। उन्होंने अपने साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि ये खरगोश क्यों मर गया। तो अब आम लोग के थे, कार के नीचे आ गया मर गया। तो बोले नहीं, ये खरगोश जो है उधर से आया, सेंटर में आने के बाद इसने देखा कि गाड़ी आ रही है, तो इसने पहले राइट जाने की कोशिश की, लेकिन इसको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं था। ये लेफ्ट गया, लेफ्ट जाने के बाद इसको लगा नहीं मैं राइट में बचूंगा, लेफ्ट में बचूंगा, राइट और लेफ्ट के चक्कर में ये मारा गया। अगर इसको अपने डिसीजन पे भरोसा होता, यकीन होता, जो इसका पहला डिसीजन था राइट जाने का, तो ये अब जिंदा होता। ओ यार, मिसालें बड़ी जबरदस्त जबरदस्त दे रहे थे प्रोफेसर साहब। अरे कमाल यार, आप बचोगे क्या? आप बोलो साहिल भाई, आप इतने समझदार, बचोगे ऐसे ऐसे जाल में से निकल सकोगे क्या? आप बताओ। मेरे को अगर आप समझते हो कि मैं, मेरे को चलो बेवकूफ भी समझ लो, तो मैं बेवकूफ था भी मेरे को मानने में कोई तो, लेकिन इस जाल से कैसे बचोगे बोलो आप, इतने प्यारे बिल्कुल। मीठे तो जाल से। ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि गाइस देखो, इस तरीके से आप पर अटैक होता है, अटैक इन द सेंस वो मार वाला अटैक नहीं, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अटैक। आपको ऐसे लॉजिकल आंसर्स दिए जाए या एग्जांपल्स दिए जाए ताकि आपका जहन जो है वो पूरी तरीके से यकीन करने लग जाए कि नहीं भाई, ये जो बोल रहा है वही सही बोल रहा है और ये जो बता रहा है वही सही है, इस्लाम सही है। तो ये इस तरीके का अटैक होता है और इसी वजह से कई सारे लोग इस्लाम की चपेट में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म छोड़ के, क्रिश्चियनिटी छोड़ के, सिखिज्म छोड़ के वो लोग इस्लाम में आ जाते हैं। एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि हमारे अल्लामा एडम सीकर साहब के चैनल पर 2 स्ट्राइक इकट्ठी आई है, लुलियाज शराफुद्दीन और मैरिज स्पेशलिस्ट तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से। तो बहुत मुमकिन है कि अगर थर्ड स्ट्राइक आ जाए किसी तरीके से तो एडम का चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, और ना मैं चाहूँगा ना आप लोग चाहेंगे कि एडम का चैनल बंद हो, या फिर ऐसा कोई चैनल हो कि अगर यहाँ पे बंद हो भी जाता है यूट्यूब के ज़रिए से तो दूसरा चैनल मौजूद हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे मॉडरेटर ने एडम का जो बैकअप चैनल है वो लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं 5400 लोग, एडम के बैकअप चैनल को आप फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर इन केस ये चैनल डिलीट होता है तो आपके पास बैकअप चैनल होगा जहां पे आप एडम के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो आप लोग एडम के चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। हमारे एक्स मुस्लिम जीशान साहब और कृष्णा साहब जो है वो लगातार एडम के चैनल को शेयर करते जा रहे हैं, बैकअप चैनल को। आप लोग प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी समीर जी, आगे बताइए आप दास्तान। तो ये जो उन्होंने किस्सा सुनाया, इसमें उन्होंने ये बोला कि देखो तुम कभी उधर जो सोच रहे हो, इसमें तुम खत्म हो, मतलब जैसे खरगोश मर गया ऐसे तुम्हारी भी। तो तुम जो राइट डिसीजन है ना, जो तुम्हारा पहले तुम्हारे दिल में आ रहा है, उस डिसीजन को पे खड़े हो जाओ, उस पे डट जाओ। उसी में कामयाबी है, उसी में सारी मतलब तुम देखना कि जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। ऐसी और भी मिसालें थी, लेकिन ये मुझे ज्यादा हट टच की थी, तो मैंने ये आपको बता दी। तो चलते चलते जो है, इस बीच मैं छुट्टी घर भी जाता था, मदर से कुछ डिस्कशन हुआ। मदर ने कुछ समझाया, पर उन्होंने कुछ ज्यादा
कोई इसके खिलाफ वो नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हाँ, मैंने बाद में पूछा उनसे तो उन्होंने सोचा, मैं सोची कि ऐसा सीरियस नहीं हो, तुम तो पढ़ने गए हो, अभी इस उम्र में कहाँ तुम इतना लाइफ के बारे में, रिलीजन के बारे में घर में तो कभी बात ही नहीं की तुमने, तो अब कहाँ सोचोगे। तो मैंने सोचा चलो वहां पे किसी ने बताया होगा, तो मैंने, नहीं तो मैं तुम्हें समझाती कि देखो बेटा ये ऐसा है ऐसा है। बोले मैंने तो ये समझा ही नहीं था कि तुम इतने सीरियस हो जाओ, और तुम इतने मतलब बड़े हो गए हो, मुझे तो लगा अभी बच्चे हो, तो तुम इतने बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए तुम। तो मुझे, मैं मतलब मेरे प्रोफेसर साहब ने बड़ा कर दिया मुझे जल्दी। तो उसके बाद सर ऐसे हालात बने कि एक साल के बाद डिसीजन ले लिया कि हाँ मुस्लिम होना है। और फिर वो भी बड़ा डंके की चोट पे, बड़े ही प्रॉपर तरीके से, ऐसा छुप छुपा के नहीं। हैदराबाद आया गया, वहां पे एक हॉस्पिटल है क्रिसेंट, वहां से खतना करने के लिए प्रोफेसर साहब मुझे लेके गए। तो जैसे भाई भाई बोल रहे थे अखलाक अखलाक, तो वाकई मतलब तब बता देते। डॉक्टर साहब बोले अरे मतलब आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, आप तो जन्नत जाने वाले हैं, तो आपकी, मेरा भी काम है खिदमत करूं, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो आप मेरे तो क्लिनिक आ कलमा जाएं। कलमा नहीं पढ़ा है? पहले कलमा नहीं पढ़ा है आपको, सीधा चिड़िया उड़ाने लेके चले गए? हाँ, सबसे पहले ये, पहले कलमा नहीं पढ़ा है, सबसे पहले सफाई, मतलब चीजें, फिजिकल नीड जो है वो पूरी की है। तो पहले साफ तो चिड़िया हो जाओ, वो उड़ी, बोले हाँ, हाँ, पहले चिड़िया साफ तो हो जाओ उड़ी बोले। भैंस, चिड़िया उड़ी हाँ, भैंस उड़ी, और समीर साहब की बस नुन्नू उड़ी। बस उड़ गई, उड़ गई मतलब। अब यार बड़ा अफसोस होता है साहिल भाई, मतलब क्या क्या कर लिया हमने। हाँ, आप फिर क्या पहले हुआ? क्यों नहीं आए हमारी, मुझे ना आपसे ये वो होता है, आप पहले क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? खतने के लिए आपको लेके गए हॉस्पिटल? हाँ, लेके गए हॉस्पिटल, अच्छा खासा सा ऑपरेशन था, और फिर चल के जब गए तो ब्लीडिंग व्लीडिंग शुरू हो गई, दोबारा हॉस्पिटल गए। खैर इस चीज को 1.5 महीने में सब वो हुआ ठीक ठाक। तो उसके बाद जो है हैदराबाद में वक्फ बोर्ड में आकिल साहब जो है, उनके नाम से मौलवी थे जो वहां पे सदर थे, उनके पास प्रोफेसर साहब और वो दोनों, महबूब नगर वाले और हैदराबाद वाले, 3 लोग और मैं, वहां जाके कलमा पढ़ के और एक सर्टिफिकेट बना कि मेरा ये नाम था, ये रिलीजन था, मैं अब से मोहम्मद समीर हूँ। तो समीर लेकिन नाम भी जो है प्रोफेसर साहब ने रखा। वो बोले समीर जब तुम आते हो ना, तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। तो वो ठंडी हवा के झोंके को अरबी में समीर कहते हैं। तो मैंने बोला वाह 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 वाह, मतलब मेरी तो उड़ गया। मैं बोला अरे वाह, मतलब ऐसा भी होता है। तो ठंडी हवा का यानी झोंका जो है। यानी मेरे लिए अजीब बात यह है कि कलमा पढ़ाने से पहले सुन्नत पे अमल करवाया गया। हाँ हाँ, और पहले हमारे सब पहले सारी समीर चीजों की साहब जो तैयारी है, कराई गई। हाँ, समीर साहब जो है वो जरा भी इस बात पे गौर नहीं करे कि ठीक है भाई, मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, ये जो इतना बड़ा जो स्टेप है चिड़िया उड़ाने का, ये मैं अभी नहीं करता हूँ, इसको बाद में सोच के करूंगा। यानी गाइस जस्ट इमेजिन कि कितना गहराई में एक इंसान चला जाता है जब उसकी अकल मारी जाती है। वो एक कहावत है ना यार, कोई तो एक कहावत है यार, अंतिम कालम विप्रुत बुद्धि, नहीं नहीं ऐसा नहीं करके नहीं कोई है। नहीं हाँ, नहीं, वो है अंत काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का अंत आता है तो उसकी बुद्धि हाँ, विपरीत दिशा में वर्क करना शुरू कर देती है, हाँ, उसकी बुद्धि वर्क नहीं करती। अच्छा, एक्चुअल उन्होंने जो एग्जैक्टली। ये घटना था ना, इसका रिलीजन के साथ के अलावा अलावा उन्होंने फिजिकल भी एक बताया जो मुझे अच्छा। उन्होंने बोला कि देखो ये सफाई होने के बाद जो रिलेशन बनाते हैं ना वाइफ, उसमें मतलब अलग ही एक वो दुनिया अलग होती है। तो साथ में मतलब अगर नहीं करवाओगे तो मजा नहीं आता है, ऐसे बहुत मतलब मजा आता है। अब पिघल मैं गया नहीं बोलना लौंडा। चाह रहा था लेकिन हाँ। हाँ तो लौंडा मैं पिघल बोला गया ये अच्छा। बात सुन के। ये, मैं सच बात बोलूं, मुझे ये वाली बात ज्यादा अट्रैक्ट की थी। अच्छा, ओके। हाँ, फिर आगे नहीं कलमा पढ़ाया गया लेके तो जाके, उसके हाँ, बाद? उसके उसके बाद 2 न्यूज़पेपर में दिया गया, एक नेशनल और एक लोकल डेली में। और उसके साथ जो है एक मतलब गजेटेड ऑफिसर के पास एक बॉन्ड बना के साइन करा के और प्रॉपर तरीके से मुस्लिम बनाया गया। हम्म। अब मैं वापस आ गया कॉलेज, जिंदगी चलने लगी और टोपी वोपी
और नमाज जो है वो शुरू हो गई। तो मेरे फूफा जो है इस दौरान महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है जो सिखों का बहुत ही मेन जगह है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी वक्त गुजरा और वहीं उनका इंतकाल हुआ। जो जिंदगी में एक बार हर सिख को नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारे का नाम है, वहाँ आना होता है। और फिर बिदर जो है यहीं पे उसमें गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। तो मेरे फूफा जो है ये गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आए, तो मैं वहीं नजदीक ही था, तो वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने देख लिया कहीं मुझे, मतलब ये प्रैक्टिस करते हुए। ओके, मैं फिर? मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने घर जाके बहुत अच्छे से मतलब बता दिया और मेरी पढ़ाई छुड़वा के वापस बुला लिया। तो उसके बाद बस वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन के लिए मुझे डाल दिया और खेती वगैरह में इधर बिजी कर दिया। एक साल जिंदगी ऐसे गुजरी। उसके बाद भी मैं जो है वहां से काफी दूर, मतलब अपने जगह से काफी दूर जुम्मा की नमाज के लिए जाता था, बाकी नमाजें घर पे पढ़ता था। मेरा ब्रदर जो है छोटा, उसकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई। वो बड़ा इम्प्रेस हो गया मेरे से, तब खुशी थी। अब तो उसकी डेथ हो गई है। वो तो मुझे उन्होंने भी पानी कबूल ला कर के लिया? देता। नहीं 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 नहीं, उन्होंने उनकी अच्छा। ये आने से पहले उनकी डेथ हो गई। ब्लड कैंसर से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में उनकी डेथ हो गई। तो पर इम्प्रेस थे वो। तो कुलदीप सिंह नाम था उनका, पहलवान थे, कुश्तियां सिखाते थे, मेरे से छोटे थे, लेकिन अपना पीछे अखाड़ा था और खेत में फार्म हाउस के पीछे कुश्तियां सिखाते थे। तो उन्होंने काफी साथ दिया घर में, मतलब नमाज वगैरह के लिए उनका साथ रहता था। रूम बंद कर देते थे, टहलते रहते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, ख्याल रखते थे। और जुम्मा पूरी नमाजें तो नहीं होती थी, और कुछ बुक्स वगैरह भी इन्होंने दी, वो बुक्स भी रात में पढ़ लेते थे। और जुम्मा के लिए लगभग 23 किलोमीटर दूर जाना होता था। इस दौरान जो है एक मस्जिद का मसला चल रहा था वहां पे, एक मस्जिद में 47 के बाद पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी। मतलब वो मस्जिद को 47 में मुस्लिम से यहाँ से चले गए, तो वहां पे हमारे शहर में यूपी से बिहार से काफी मुस्लिम्स जो वहां वर्क लेबर करने आए, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में, कोई किधर, कोई टेलर है, कोई हजाम है। हमारे पंजाब में एक चीज है कि बेहतरीन हजाम और टेलर मुस्लिम है। मतलब अगर आप किसी नॉन मुस्लिम हजाम के पास जाओगे तो वो उसको सब कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन आप मुस्लिम के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो खुद ही सब कुछ कर देगा। और वहां जाते हो तो कुछ ऐसे हजामों के वो हैं कि वो भी कुछ शुरू करते हैं, ऐसी बातें। तो मेरे पास तो मतलब हजाम भी अच्छा, मुझे इतनी दुआएं इसमें दे कि भाई आप तो सीधे जन्नती हैं। समीर साहब, एक्चुअली मैं एक पॉइंट पूछना भूल गया आपसे कि, और जी जाहिर सी बात है कि दर्शकों को भी ये जानना जरूरी होगा या वो जानना चाहेंगे कि जब आप जब कॉलेज में लगे थे उधर जहां आपने बताया और प्रोफेसर साहब के साथ थे, तभी आप ये पगड़ी पहनते थे या नहीं पहनते थे? पगड़ी कहते हैं ना उसको, अपना हाँ पगड़ी, हाँ सिख जी। लोग। और ऐसा है, हाँ मैं 12th तक पगड़ी पहन रहा था। पहले पटका बांधते हैं, 12th तक हम्म। पगड़ी बांध रहा था। और हम्म। 12th में मैं जब ये कॉलेज आने वाला था तब तो इस्लाम से कुछ भी मतलब लेना देना नहीं था। तो हम्म। मेरे दोस्त जो है, मेरा बहुत ही प्यारा, मतलब बचपन से हम एक ही थाली में खाते हैं, उनके मदर फादर मेरे को आज भी मतलब अपना बेटा ही मानते हैं, बहुत ही क्लोज दोस्ती है। उसने बाल कटवा लिए थे। सिखिज्म में काफी लोग हैं जो बाल, मतलब इतना, देखो गलत है बाल कटवाना, सिखिज्म में गलत है, लेकिन ऐसा कोई फतवे भी नहीं है। इस्लाम की तरह कट्टरता नहीं है कि भाई बाल कटवा लिए तो तुम सिखिज्म से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। हम्म। बाल कटे हम्म। हुए सिखों ने भी सिखिज्म के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम्म। मैंने तब किसी रिलीजन की वजह से नहीं, बस हीरो बनने के चक्कर में कि शायद इसमें थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत दिखे, नई जगह जा रहे हैं, मतलब लड़कियां वड़कियां थोड़ा अच्छे से, मतलब पगड़ी वाले को साउथ में शायद अजीब देखें तो पसंद हम्म। करेंगी, तो मतलब हीरो बनने के चक्कर में मैंने बाल कटवाने के लिए एक रात हमने प्लान बनाया और अपने शहर मतलब गए। तो वहां पे वो बोले कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, आपके बाल नहीं काटेंगे, सरदार जी हमारी दुकान उखाड़ देंगे, हम नहीं काटेंगे।
तो हम वहां से 60 किलोमीटर मतलब वो तैयार नहीं हुआ, शहर में कोई हजाम तैयार नहीं हुआ। वो बोले भाई मेरे फादर सरपंच थे, मेरे फादर जो है वो हाँ, आर्मी से आने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि घर में जमीन संभालने वाला कोई नहीं था। बाकी तीनों भाई हाई पोस्ट पे थे, एक डीआईजी थे, एक जनरल मैनेजर थे, एक एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। तो इन्होंने मतलब अपनी 15 साल की पूरी की, और अपनी जो सर्विस थी पूरी की, लेकिन उसके बाद भी इनको आगे तरक्की हुई, कर सकते थे, लेकिन वो आ गए और आके सर्वसम्मति से बिना वोटिंग से गांव वालों ने सरपंच बनाया, और वो 15 साल तक गांव के सरपंच रहे। फिर बाद में उन्होंने ही हाथ जोड़े कि नहीं भाई। तो मेरी फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस था एरिया में, काफी लोग मतलब मानते थे, तो शहर में कोई बाल काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हमने बड़ा मतलब सेलिब्रेशन रखा था उस दिन, पार्टी वार्टी रखी थी बाल कटाने की। तो हम वहां से 60 किलोमीटर दूर गए, दूसरे शहर, अंबाला शहर का नाम है। तो वहां जाके अच्छी मोटी रकम दे के मतलब बाल वाल कटवा के आए, और उनको बड़ा एक कवर में बांध के ला के रात में घर नहीं आए। रात में जो है क्योंकि ये भी एक मार खाने वाला काम तो था, तो रात में जो है पार्टी वार्टी किए, और जो है सुबह में आके मम्मी वो दूध रिड़क रहे थे, मक्खन निकालते हैं ना जो, तो हम तो गांव के लोग हैं, तो वहां पे मैंने वो थैली रख दी और किसी को पता नहीं चला। मैंने ऊपर, वो परना बोलते हैं, मतलब कपड़ा बांधा हुआ था। तो मम्मी ने, मैं चला गया, वो देखा कि बाल ये मतलब कुछ बाल दिख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चाची ने मंगवाए होंगे, वो आर्टिफिशियल कुछ चीजें या मेकअप मंगवाते रहते थे सिटी से। तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ मंगवाया था तो ये ले जाओ, ये रखा। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। बाद में खोल के देखा, उनको समझ आया तो रोना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मम्मी इतना बुरा रोए थे। बोले मैंने दही से नहला नहला के बाल संवारे। मेरे को मम्मी दही से नहलाते थे, मेरी जरा स्किन काफी सॉफ्ट है, बाल भी दही से धोते थे। दही बहुत अच्छी मतलब वो है, अब साबुन की बजाय दही से नहलाते थे। तो बहुत रोए वो। और उसके बाद जब बाल होते हैं तो वो ऐसा ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन जब कट हो जाते हैं तो नीचे को पीछे से दिखता है। तो गर्दन से, खेत में मैं था तो लोग, हमारे नौकर जो है घास काट रहे थे, मैं खड़ा हुआ था, वो दिख गया हमारे, तो बस मतलब नीचे डाल लिया, खुंदल खुंदल के मारा, मतलब खेत में क्या किया है। अच्छी सी धुलाई हुई मतलब दबा के। तो मुझे ये था कि यार 2 दिन का टाइम है, 2 दिन बाद तो मुझे कॉलेज चले जाना है, तो जब मैं वापिस आऊंगा तो बोलेंगे इतने टाइम बाद मेरा बच्चा आया, कौन मारेगा। अब 2 दिन मार खा लेते हैं, हीरो बन जाते हैं, बाल कटवा लेते हैं। तो हमने बाल कटवा लिए। और मेरे ऊपर ये भी इल्जाम आता है कि मैंने ये शुरुआत की हमारे खानदान में बाल कटाने की, उसके बाद मेरे कजन्स में 4 लोगों ने कटवा लिए। तो मेरे सर पे इल्जाम आता है ये। तो बालों का किस्सा ये था। तो खैर ओके। इस्लाम मुस्लिम हो गए, हम आ गए जुम्मा का वो जाना। और मसला ये हुआ कि एक मस्जिद जो है उसमें, जो वहां पे हमारे पास यूपी बिहार से आए मुस्लिम थे, वो लोग लड़ रहे थे उस मस्जिद को खाली करवाने के। हम्म। तो मैं उस मुहिम में जुड़ गया, और फैमिली का इन्फ्लुएंस होने की वजह से, और काफी अच्छा काम किया मैंने मतलब उसमें। उसको अब वो मस्जिद खाली है और मस्जिद आबाद है, उसमें नमाज होती है, पुलिस चौकी वहां से उठा दी गई। हम्म। उसमें ना लोकल न्यूज़पेपर में मेरा फोटो और नाम आ गया। देखिए वहां पे, अच्छा। अब एक बात और बता दूं, हाँ, उसमें घर तक बात पहुंच गई। हम्म। घर वाले ये समझ रहे थे कि हाँ भाई बच्चा था, मुसलमानों ने बहला दिया, जवानी का वो था, जोश कर लिया, लेकिन यहाँ रहेगा तो सुधर जाएगा। लेकिन इस हम्म। काम से उनको लगा कि ये अभी तक सुधरा नहीं है, 1 साल हो गया है, तो ये क्या कर रहा है। तो मेरे पे फिर उन्होंने थोड़ी सख्ती की। उनको अच्छा, हम्म। एक बात और थी, उन्होंने जो भी किया, मतलब इतना ज्यादा कोई मुझे मारा वारा नहीं, गुस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देख बाबा, हमारी भी इज्जत है, तू जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके बारे में तुम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ किसी को भी इस इलाके में, अपने एरिया में ये नहीं बोलना है कि तू मुस्लिम है या तूने समीर हूं मैं, ये नहीं बोलना है। तो मुझे आज हम्म। भी वहां सब लोग राजवीर ही बोलते हैं। वैसे मेरा शॉर्ट नेम गोल्डी है, घर वाले गोल्डी बोलते हैं, और बाकी जितनी हम्म। दुनिया है आज भी राजवीर बोलते हैं। मैं पिछले, जब भी मैं मुस्लिम भी था तब भी राजवीर बोलते थे, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये कोई ऐसा मसला है, तो वो बोले देखो, अगर तुम्हारा नाम राजवीर भी होता तो अल्लाह सिर्फ इसलिए कि तुम राजवीर हो, समीर नहीं हो, इसलिए तुम्हें जन्नत में जाने से रोक देते, इतने सख्त नहीं है अल्लाह। हम्म। तो तुम राजवीर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है। हम्म। तो
वहां पे जो है उसमें मेरा नाम आने की वजह से घर वाले, जो मेरे खासतौर पे ताया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि मैं सुधरा नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो है शादी कर दो और ये लाइन पे आ जाएगा। तो शादी के लिए जब लड़की वड़की भी देख ली गई तो प्रोफेसर साहब से मेरी बातचीत होती रहती थी। उस टाइम पे मतलब फोन आ चुके थे, पहले पेजर थे, फिर फोन आ अच्छा, चुके थे। तो आई एम रियली सॉरी समीर साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये डाउट मेरे को भी है, मतलब डाउट इन द सेंस कि मेरे को भी जानना है कि ये अक्सर हम जो हमारे जो सिख भाई है, तो उनका ये नाम गोल्डी ही क्यों रहता है? मतलब इतना फेमस क्यों है ये नाम गोल्डी? गोल्डी, शहरी, ये बहुत मतलब इजी ना। अच्छा, सिखिज्म में नहीं है, लेकिन हमारा एक एरिया समझो, वो ना एक कल्चर की बात होती है। बाकी इलाकों में नहीं होता। हर इंसान का एक निकनेम पक्का होता है, मतलब शॉर्ट हाँ। नेम होता है। राजवीर का राज भी हो जाता है, संदीप का सैंडी हो जाता है, दलजीत का हम्म। दिल्लू हो जाता है, कुलदीप का काला हो जाता है। तो ऐसा हम्म। गोल्डी जो है वो मुझे नहीं पता कि कब। वैसे मेरे मम्मी तो काका ही बोलते थे मुझे सारी जिंदगी, काका। हाँ। और बाकी घर वाले गोल्डी, और बाहर जो ओरिजिनल नेम था वो राजवीर सिंह था। अच्छा, ठीक है। तो गोल्डी, शहरी, ये बड़े, हमारे सिद्धू साहब का नाम शहरी है और बड़ा कॉमन नेम है, और गोल्डी बड़ा कॉमन नेम है, बहुत लोगों का होता है। हाँ, वो पर मैं इसीलिए माफी पूछा चाहता हूँ, मैंने। मैं माफी चाहता हूँ, इसके पीछे कोई मतलब मुझे वो पता नहीं है कि क्या बात, लेकिन होता है। पर पंजाब में खास तौर पे पंजाब में ये है कि निक नेम पक्का होते हैं, सबके निक नेम। अच्छा। मेरे फादर हरजिंदर सिंह है तो उनको जिंदा बोलते थे, तो फादर के भी हम्म। सबके मतलब। हम्म। मेरी मदर गुरजीत कौर है, उनको भोली बोलते थे। तो नाम जो है होते हैं, निक नेम सबके ओके। होते हैं। हाँ। हम्म। तो ये गुड। जब शादी की बात चली तो प्रोफेसर साहब से बातचीत हुई। मैं बोला कि ऐसे ऐसे तो चल रहा है घर में। तो वो बोले, यार समीर, इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतनी मेहनत की, सब हुआ, ये सब हराम हो जाएगा अगर गैर मुस्लिम लड़की शादी हो जाती है तो। सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेहनत, मार खाई, सब कुछ किया। तो तुम जो है एक काम करो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम पंजाब छोड़ सकते हो? हम्म। तो उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई थी। तो ताया जी ने बनियाने और बरमुडे दिला दिए कि भागना शुरू करो, जालंधर में मतलब कि भर्ती खुली है, सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है। हम्म। तो मैं वहां से भाग के आ गया, क्योंकि प्रोफेसर साहब बोले कि भाई हैदराबाद साउथ में एक ऐसा शहर है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप जो है अगर वहां पे रहोगे तो आपको कहीं भी शहर के किसी भी कोने में अजान की आवाज सुनाई देगी, हर थोड़े कदम पे मस्जिद मिल जाएगी, और इतना मुस्लिम माशरे में रहते हुए तुम पढ़ने के बिना ऐसे ही इस्लाम को काफी अच्छे से रच बस जाएगा। इस्लाम तुम्हारे अंदर, वहां मुस्लिम मेजोरिटी काफी है, और वहां पे मेरा अपना भी कुछ होल्ड है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वहां। तो तुम हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ, कुछ वहां पे कर लो। अच्छा, मेरे को उस टाइम पे जवानी के जोश में इतनी अच्छी पुलिस की जॉब मिले को छोड़ के जब ताया जी मुझे भर्ती करवाते, मैंने बोला कि मैं बिजनेस करूंगा। मुझे लगा मैं अंबानी बन जाऊंगा, मतलब वो इजी लगता था। जवानी में लगता है कि मैं ही मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो अंबानी की पूरी स्टोरी सुनी थी उन्होंने, मतलब वो पेट्रोल पंप से लेके। तो मैंने सोचा कि यार ये तो पेट्रोल पंप से आए हैं, मैं तो सीधा मतलब छोटे बिजनेस से मतलब वहां तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। तो अंबानी बनने के चक्कर में पुलिस की जॉब छोड़ दी। उसमें जो है खैर बड़े लॉन्ग वो ये कि मैंने घर वालों को बोला मुझे पहले बिजनेस करना है, तो मैं सेटल होने के बाद सब आपकी बात को करूंगा। तो मैं जो है हैदराबाद एक्चुअली एक ऐसा सिटी है जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, और वहां पे बिरयानी बहुत ज्यादा चलती है, बात बात पे बिरयानी, शादी ब्याह होटल, मतलब एक वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पे सिर्फ बिरयानी के होटल है। और बिरयानी को जो चावल यूज होता है बासमती, वो सिर्फ दुनिया में पंजाब में पैदा पैदा होता है, पाकिस्तान पंजाब और इंडिया पंजाब। तो मेरा ये था कि मैं पंजाब से बिजनेस करूंगा, बासमती राइस पंजाब से लाके हैदराबाद में सेल करूंगा। लेकिन वो स्टार्ट में घर वालों ने हेल्प नहीं की। उन्होंने बोला कि जिंदगी बहुत आसान लगती है, तो धक्के खाएगा तो वापिस आ जाएगा। तो मैं हैदराबाद आ गया। वहां पे एक नवाब साहब के पास, मुझे इन्होंने एक सलीम साहब ने, सलीमुद्दीन फारूकी साहब ने एक सीए से मिलवाया मुझे,
जिन्होंने एक नवाब साहब के पास मुझे भिजवाया। वो नवाब साहब की सिटी के बिल्कुल साथ लगी हुई 18 एकड़ लैंड थी, जिसपे उन्होंने अपना बंगला बनाया हुआ था, अपनी बेटी का बंगला, एक मस्जिद और एक वहां पे हाई कोर्ट के जज का घर था और एक और घर था। बाकी पूरी 18 एकड़ जमीन की प्लाटिंग हो रही थी। तो उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी, बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अपना उस जो वो प्रोजेक्ट था उसका मैनेजर बना दिया कि भाई प्लॉट जो है मेरी निगरानी में प्लॉट काटे जाएंगे, यहाँ पे जो वर्क होगा वो मेरे अंडर होगा और मैं जाके पेमेंट्स कलेक्ट करूंगा और प्लॉट सेल करूंगा। तो वहां पे जॉब पे लग गया मैं, और उन्होंने रिहाइश के लिए भी जगह दी और तनख्वाह भी कुछ ऐसी वो नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई। बस क्या होता था, वीकली 4-5 दिन बाद पूछ लेते समीर पैसे हैं, तो अगर होते थे तो मैं हाँ है, नहीं तो ऐसा कुछ भी दे देते थे 2-3 हजार रुपए। तो मतलब कुछ फिक्स नहीं था थोड़े दिन तक तो, लेकिन फिर बाद में अच्छी ठीक मतलब वो आने लगे पैसे। वहां पे एक चीज मुझे बहुत चुभ गई। उसमें होता क्या था, नवाब साहब के पास MIM के लीडर्स और बड़े बड़े लोग आते थे। मैं जो है सुबह में जब उठता था, नवाब साहब बोले कि उठने के बाद फजर में तुम्हें नमाज के लिए आना है और मेरे बाजू खड़ा होना है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे। वो बोलते कोई और खड़ा होता है तो वो थोड़ा झुक गया, मुझे टच कर गया तो गिर जाते थे, मतलब वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो मेरे बाजू खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ना है। तो मेरी नमाजें मतलब होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सुबह में एक 30वें पारे की एक आयत लिख के देते थे हिंदी में। वो बोलते थे शाम तक हिफ्स करके सुनाना है, नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, यहीं सोना है मेरे पास। तो इस तरीके से 30वें पारे के ये सूरे फलक, सूरे नास, सूरे कुरैश, ऐसे छोटे छोटे सूरे जो है ये मुझे याद हो गए। अब वहां पे जो मेरे को ठेस लगी वो ये थी कि मैं काम में बिजी होता था, नवाब साहब की तरफ से ऑर्डर आता था कि समीर को बुलाओ। मैं आया तो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए होते थे, बड़े रिच टाइप या कोई लीडर टाइप। तो ये तारुफ कराते थे, ये हैं समीर साहब। हाँ तो समीर साहब आपका नाम? तो मैं बोलता था समीर। नहीं नहीं, पहले का नाम? तो मैं बोलता था राजवीर सिंह। तो वो लोग माशाल्लाह 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 बोल के मतलब, अच्छा समीर अतहियात सुनाइए। तो मैं सुनाता था बिस्मिल्लाह। तो ये इन्होंने यहाँ सीखा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हमसे ऊपर हैं तो आप तो सीधा जन्नत जाएंगे। फिर समीर सूरह इखलास सुनाइए। यार मेरे को ना ये जिंदगी 6 महीने ऐसी, मैं सोचा मैं साला आइटम हूँ, मतलब मैं आइटम हूँ, ये क्या मतलब मुझे खड़ा करके ये सुनाओ वो सुनाओ, लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब साला जोकर बना दिया है। एक आइटम करवा रहे हैं मेरे से और लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोल के चढ़ा रहे हैं, साले तो सीधा जन्नती है। और ऊपर से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ सीखा है, इन्होंने यहाँ याद किया है। तो यार मेरे को बड़ी नफरत होने लगी खुद से। यार मैं मतलब क्या मतलब वो राखी सावंत बना दिया मेरे को। हर पिक्चर मतलब हर जगह मेरे से आइटम डांस करवा लेते। और नवाब साहब ये कभी नहीं भूलते थे कि भाई, ये कहना नहीं भूलते थे कि ये इन्होंने यहाँ सीखा। अरे मैं बोला यार ये ये नहीं हो रहा है। मतलब मैं उसमें जो है फिर बाद में इससे कुछ कर भी नहीं सकता था, नवाब साहब के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे बड़ी घिन सी होने लगी कि यार ये क्या आइटम हूं मैं, कहाँ मैं एक जमींदार फैमिली का लड़का, और नवाब साहब जो है लोगों के सामने मतलब बना के खड़ा कर दिया है। और लोग ऐसा माशाल्लाह बोल के गले लगाते थे, तुम तो सीधा मतलब आज तक के तुम्हारे सब गुनाह तो कहीं लिखे ही नहीं जाएंगे, तुम बच्चे की तरह अब पैदा हुए हो, तुम आज ही पैदा हुए हो, बस तुम्हारा यहीं से लिखा जाएगा, तुम्हारा जो चैप्टर हिसाब किताब है। हाँ। आज से पहले तो मैं बोलता था साहब वैसे दोजख जाने वाले काम मैंने आज से पहले किए भी नहीं है कुछ ऐसा। अगर पुराना पुराना भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डाकू वाकू नहीं रहा हूं मैं पहले। ये जबरदस्त था यार। मतलब ये उनके लिए सही है जो पहले डाकू शाकू रह चुके हैं और काफी पाप किए, दुनिया में बहुत हल्ला मचाया है, तो उसके लिए सही है, सब गुनाह माफ हो जाएंगे इस्लाम कबूल कर लिया तो।
हाँ, और ये जो नवा जब आदमी की 17 साल की एज होती है तब वो लड़कियों वड़कियों के चक्कर में जाता है। उस एज में तो मेरे को प्रोफेसर साहब अपने घेरे में लेके थे, तो उधर कहाँ ध्यान है, मतलब मैं तो वो पाप भी नहीं हुआ मेरे से, आशिकी वाला पाप भी नहीं हुआ मेरे से। पूरी जवानी बर्बाद हो गई। कुछ नहीं किया यार। आज कोई हंस के देखती है ना तो मैं सोचता हूँ यार, जब दिन